नमस्कार। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित कविता घर की याद का अध्ययन करेंगे। इस कविता के विषय में पहले हम जान लें। भवानी प्रसाद मिश्र जो कि एक गांधीवादी कवि हैं और 1942 की जो भारत छोड़ो आंदोलन है उस आंदोलन में भाग लेने के कारण वह देश की आजादी के लिए जेल में है और जेल में रहते हुए उन्हें आज अपने घर की याद आ रही है और उस संदर्भ में उन्होंने ये पूरी कविता लिखी है। अर्थात उन्हें घर की याद आना, घर से वियोग या घर का विरह, ये सारी बातें इस कविता में चर्चा की गई हैं। हम देखते हैं कि इस तरीके की कविता हमने एक और कक्षा 9वीं में पढ़ी है, माखनलाल चतुर्वेदी की, जिसका नाम कैदी और कोकिला था। और उसमें भी हम देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी अपने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के एवज में जो उनको जेल जाना पड़ा और जेल में उनका जो अनुभव था उसको उन्होंने उस कविता में हमें बताया। ऐसे ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण कवि जेल में है और जेल में होने के कारण वह आज घर को याद करके दुखी है और उसी दुख की व्यथा को इस पूरी कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने हमें बताया है। तो कवि कहते हैं, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। हम ये देखते हैं, कवि कहता है आज पानी गिर रहा है, अर्थात बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है और बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर गिरता रहा है और रात भर वर्षा होती रही है, प्राण मन घिरता रहा है। और प्राण मन घिरता रहा अर्थात मन में भारीपन सा महसूस हो रहा है, अर्थात मन बेचैन है, व्याकुल है, क्योंकि इस वर्षा ऋतु में कवि जेल में है और उसके मन की व्याकुलता का कारण है उसको उसके घर की याद आ रही है। हम देख रहे हैं यहां पर रहा है अनुप्रास अलंकार बहुत सुंदर तरीके से यहां प्रयोग किया है कवि ने। खड़ी बोली हिंदी में पूरी कविता लिखी गई है, मुक्त छंद है और सरल सहज भाषा में लिखी गई है। बड़े आसानी से ये समझ में आती है कविता और कवि ने अपने घर को याद करते हुए अपनी उस वियोग और विरह की पीड़ा को यहां पर हमें बताया है। आगे देखते हैं, बहुत पानी गिर रहा है। कवि कहता है बहुत तेज पानी गिर रहा है, यानी बहुत तेज वर्षा हो रही है। घर नजर में तिर रहा है, अर्थात घर मानो कवि की आंखों के सामने आ जा रहा है, यानी घर की इतनी तेज याद आ रही है, इतनी अधिक कवि को याद आ रही है कि पूरा घर उसकी आंखों के सामने दृश्य बिंब के रूप में साकार हो जा रहा है। कई बार हम जब किसी चीज या किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो मानो उसका प्रतिबिंब या उसका चित्र हमारे मन मस्तिष्क में उभर आता है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर दृश्य बिंब का जो है यहाँ पे कवि ने चित्र खींचा है। और रात भर पानी गिर रहा है, ये भी वर्षा का बहुत सुंदर चित्र खींचा है कवि के द्वारा अपने शब्दों के द्वारा। तो पूरी कविता में यहाँ बिंब भी उभर कर आया है। यहाँ पर कवि कहता है घर नजर में तिर रहा है, अर्थात घर का स्पष्ट प्रतिबिंब उसकी आंखों के सामने आ रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर कवि से दूर है क्योंकि कवि जेल में बंद है। घर खुशी का पूर है जो, पूर यानी खजाना, घर खुशियों का खजाना है जो कवि से दूर है और घर की कवि को याद आ रही है और बहुत तेज वर्षा हो रही है। घर की घर में 4 भाई, कवि कह रहा है मेरे घर में 4 भाई हैं। मायके में बहन आई, और मायके में बहन आई हुई है। क्यों आई है? क्योंकि घर में जो एक भाई है वो देश के लिए जेल गया हुआ है और ऐसे में घर में एक दुख का माहौल है और उस
दुख के माहौल में सांत्वना देने के लिए बहन अपने मायके आई हुई है, पिता के घर आई हुई है। बहन आई बाप के घर, अर्थात बहन अपने पिता के घर आई हुई है ताकि वो जो भाई जेल गया हुआ है, घर में दुख का माहौल है, उनको सांत्वना दे सके। हाय रे परिताप के घर, परिताप यानी दुख के घर, हाय रे दुख के घर में बहन अपने पिता के घर आई है और घर में मेरे 4 भाई हैं और बहन दुख और संवेदना में हिस्सेदारी के लिए आई है, अर्थात शोक प्रकट करने के लिए आई है, हमें सांत्वना देने के लिए आई है। घर की घर में सब जुड़े हैं, कवि कहता है मेरे घर में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सब कितने कब जुड़े हैं और मेरे घर में इस दुख के अवसर पर सभी लोग और अधिक निकट आ गए हैं। इतना हम देखते हैं कि कई बार घर में जब दुख या किसी शोक का माहौल होता है तो सभी एक दूसरे को सांत्वना देते हैं और एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। ऐसे ही घर में एक भाई जेल गया हुआ है तो इस कारण सभी लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं और इतने वे कभी नहीं जुड़े थे, जैसा कि कवि हमें बता रहा है। 4 भाई 4 बहनें, कवि कहता है कि मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, और भाई यहां पर भुजा के रूप में बताया गया तो यानी भाई ताकतवर हैं और कर्मशील हैं। प्यार बहनें, और बहनें उन भाइयों से प्यार करने वाली हैं। तो यहां पर बहुत सुंदर उपमान के द्वारा भुजा भाई प्यार बहनें के माध्यम से कवि ने अपनी बात को यहां पर बहुत सुंदर तरीके से रखा है। खड़ी बोली हिंदी मुक्त छंद में है और हम ये देखते हैं हर जगह यहां पर अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम। और मां बिन पढ़ी मेरी, मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वह गढ़ी मेरी, और मेरे ही दुख में वह गढ़ी हुई है, यानी मेरी ही दुख से वो सराबोर है। मैं जेल में हूं, इस कारण वह मेरी मां दुखी है। मां की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहता है मेरी मां मुझे बहुत प्यार करती है, अगर मैं उसके गोद में अपना सिर रख लूं तो मेरे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, लेकिन अभी मैं जेल में हूं इसलिए मैं उसकी गोद में अपना सर नहीं रख सकता हूं। मां की जिसकी स्नेह धारा का यहां तक भी पसारा कि मेरी मां का जो स्नेह धारा है, जो प्रेम है, वो मुझे जेल में भी प्राप्त हो रहा है क्योंकि मैं उसे याद कर रहा हूं और वो मुझे याद कर रही है। इस कारण उसका वो स्नेह मुझे यहां जेल में भी मिल रहा है। पसारा यानी जेल तक उस प्रेम का विस्तार है। स्नेह धारा में रूपक अलंकार है। उसे लिखना नहीं आता, मेरी मां को लिखना पढ़ना नहीं आता है। ऊपर हमने देख ही लिया है बिन पढ़ी मेरी, तो यहां पर कवि कहता है उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मेरी मां को पढ़ना लिखना नहीं आता है, नहीं तो वो मुझे अवश्य पत्र भेजती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मेरे पिता ऐसे हैं जिन्हें कि बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं व्यापा है, यानी उन मेरे पिता अपनी उम्र के हिसाब से कभी भी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते हैं। जो अभी भी दौड़ जाए, मेरे पिता अभी भी दौड़ लगाते हैं। जो अभी भी खिलखिलाएं, मेरे पिता अभी भी खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, मेरे पिता मौत से भी बिल्कुल नहीं हिचकते हैं, यानी डरते हैं। शेर के आगे न बिचके, और शेर के सामने भी वो सीना तान के खड़े होते हैं और शेर से भी वो नहीं डरते हैं। अर्थात मेरे पिता मौत से बिल्कुल नहीं हिचकते और ना ही शेर के आगे, यानी कोई कितना भी बहादुर हो उससे भी वो नहीं डरते हैं। बोल में बादल गरजता, मेरी पिता की आवाज बहुत भारी है और उनकी आवाज मानो कोई शेर की आवाज हो जो दूर तक सुनाई देती है। काम में झंझा लरजता, और मेरे पिता जब कार्य करते हैं तो मानो उनके कार्य से बिजली भी शर्मा जाए, अर्थात बड़ी फुर्ती से वो अपने कार्य को करते हैं। तो यहां भी बहुत सुंदर तरीके से बादल गरजता, झंझा लरजता, इसमें उपमान के माध्यम से कवि ने अपनी बात को रखा है। यहां भुजा भाई में हमने देखा
यहां भी हम अनुप्रास अलंकार देख रहे हैं। तो कवि ने पूरी कविता में खड़ी बोली हिंदी मुक्त छंद का प्रयोग किया है और कवि अपने घर को याद कर रहा है, उस घर की विरह में वो इस पूरी कविता को लिख रहा है। और यहाँ स्नेह धारा में रूपक अलंकार है। आगे हम देखते हैं कि कवि और अपने घर को याद करते हुए हमें क्या बताना चाहता है अगले पृष्ठ में। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, मेरे पिताजी ने आज गीता पाठ किया होगा और दंड उठक बैठक, दंड 260 करके 260 बार उन्होंने उठक बैठक लगाई होगी। खूब मुदगर हिला लेकर, और उन्होंने आज एक व्यायाम करने वाला इस तरीके का यंत्र होता है और इसमें ये एक हत्था लगा होता है जिसको हिलाकर कंधों को बलिष्ठ बनाया जाता है। तो इस तरीके का मुदगर हिलाकर मूठ उनकी मिला लेकर और मुगदरों की मूठों को मिलाया होगा, यानी दोनों हाथ में दो मुगदल पकड़कर उन दोनों को एक दूसरे से मिलाया होगा। अर्थात पिताजी व्यायाम करते हैं, 260 उठक बैठक लगाते हैं, गीता का पाठ करते हैं और मुगदलों को उन्होंने आज हिलाकर उनकी मूठों को मिलाकर व्यायाम किया होगा। और जब ऐसा करने के पश्चात जबकि नीचे आए होंगे और वो जब ऊपर से उतरकर नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे और उनकी आंखों में पानी होगा। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि कहता है कि पानी गिर रहा है और मुझे मेरे घर की याद आ रही है। बहुत सुंदर दृश्य बिंब के माध्यम से वो अपनी बात कवि यहां पर रख रहा है। आगे कवि फिर कुछ बातों को दोहराता है। 4 भाई 4 बहनें, कवि कहता है मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, भाई बलिष्ठ हैं और बहनें प्यार करने वाली हैं। खेलते या खड़े होंगे, मेरे भाई और बहन खेल रहे होंगे या घर में खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे और मेरे पिताजी को वो नजर आए होंगे। उन पर मेरे पिताजी की दृष्टि पड़ी होगी जब वो गीता पाठ करके व्यायाम करके नीचे आए होंगे और उनकी आंखों में पानी भर आया होगा। तो मेरे खेलते हुए भाई बहनों को उन्होंने देखा होगा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पिताजी जो कि एक क्षण के लिए भी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते हैं, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। मेरे पिता मेरा नाम लेकर, 4 भाई जो हैं उन 4 भाइयों के बाद 5वां भाई मैं हूं। मेरे पिताजी जब यहां पर मुझे नहीं देखा होगा तो मेरा नाम लेकर, भवानी नाम लेकर वो रो पड़े होंगे। यहां पर हम देखते हैं विशेषास्योक्ति भी अलंकार है, क्योंकि यहां पर बुढ़ापा होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने आप को बूढ़ा नहीं समझ रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं खड़ी बोली हिंदी और मुक्त छंद में बहुत सुंदर तरीके से कवि ने अपनी बात को रखा है और साथ ही साथ अपने घर की याद के विषय में उस विरही मन की व्याकुलता को हमें इस कविता के माध्यम से बताया है। आगे देखें अगले प्रश्न में क्या होता है। 5वां मैं हूं अभागा, कवि कहता है 5वां अभागा बेटा मैं हूं जिसके लिए मेरे पिता रो रहे हैं। जिसे सोने पर सुहागा, यहां पर देखिए सोने पर सुहागा का मतलब होता है किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का श्रेष्ठ होना। अर्थात 4 भाई जो कवि के हैं उन चारों भाइयों में 5वां जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं और सबसे अच्छे बेटे हैं अपने पिता के। तो कवि कहता है कि 5वां अभागा बेटा मैं हूं जो कि सोने पर सुहागा है, अर्थात सबसे अच्छा है। पिताजी कहते रहे हैं, और ये बात कौन कहता है? पिताजी कहते हैं कि ये मेरा सबसे अच्छा है, अच्छा बेटा है, प्यार में बहते रहे। और ये बात वो हमेशा प्यार में कहते हैं कि ये जो मेरे 4 बेटे हैं उसमें मेरा ये जो 5वां बेटा है वो सबसे अच्छा है। आज उनके स्वर्ण बेटे, आज उनके जो सोने जैसे बेटे हैं, जो अच्छे बेटे हैं उनके, स्वर्ण बेटे यानी सोने जैसे बेटे। यहां भी हम देखते हैं रूपक अलंकार है। लगे होंगे उन्हें हेटे, आज उन्हें ये बच्चे उन्हें अच्छे नहीं लगे होंगे, हेटे यानी अच्छे नहीं लगे होंगे। तो आज उनके जो सोने जैसे बेटे हैं जिनमें मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं, उनको आज वो बच्चे अच्छे नहीं लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। क्योंकि उन सब बच्चों में उनका जो श्रेष्ठ बेटा है मैं यहां बंधा बैठा हूं।
अभागा यानी मैं यहाँ पर जेल में बंद हूं, बंधा बैठा हूं। में बा की आवृत्ति होने से भी अनुप्रास अलंकार है। सोने पर सुहागा हम देखते हैं मुहावरा है यहां। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। जब पिताजी अपने पांचवें बेटे को याद करके रो रहे होंगे तो माँ ने उन्हें समझाया होगा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। माँ ने उनको रोते हुए या फिर शोक प्रकट करते हुए समझाया होगा। आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, कि आपकी आंखों में क्यों पानी है, आप क्यों रो रहे हैं, वहां अच्छा है भवानी, कि वहां भवानी प्रसाद मिश्र अच्छे हैं। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, वह तो तुम्हारे मन की बात को ही समझकर और अपनापन समझकर कि आप भी ऐसा ही चाहते हो। तुम्हारे मन में था कि भवानी देश के लिए कुछ करे और तुम्हारी बात को ही अपना मानकर गया है सो ठीक ही है। अगर वो देश के लिए जेल गया है तो ठीक है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक यानी सीख, यही तो तुम्हारी शिक्षा है और यही तुमने उसे शिक्षा दी है देश के लिए कुछ करने की। तो वो तुम्हारी शिक्षा के कारण उस शिक्षा को अपना मानकर अगर जेल गया है तो कोई बात नहीं। पांव जो पीछे हटाता, अगर वो जेल जाने से डर जाता या देश के लिए वो अपने पैर को पीछे हटा लेता, कोख को मेरी ल जाता, अर्थात मेरे मां होने पर और मेरी एक ऐसी मां होने पर धिक्कार होता कि जिसके बेटे ने देश के लिए या देश सेवा करने का जब अवसर आया तो अपने पैर को पीछे हटा लिया और लोग मुझे लज्जित करते। इस तरह हो न कच्चे। मां ने पिताजी को समझाया होगा कि इस तरह से आप कच्चे मत होइए, आप कमजोर मत बनिए, रो पड़ेंगे और बच्चे आपको इस तरीके से रोता हुआ देखेंगे और इस तरीके से शोक प्रकट करते हुए मेरे बच्चे देखेंगे तो मेरे और बाकी बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा और पिताजी ने बताया होगा फिर मां को, हाय कितना सहा होगा और कितने सहते हुए मेरी मां से उन्होंने ये बातें कही होगी। कहा मैं रोता कहां हूं, और उन्होंने कहा होगा कि मैं कहां रो रहा हूं। हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहां हूं, धीर मैं खोता कहां हूं। पिताजी ने बहुत सहते हुए मां को समझाया होगा कि मैं कहां रो रहा हूं और मैं धैर्य को नहीं खो रहा हूं। हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, हे हरे भरे सावन के महीने। सावन यानी वर्षा ऋतु जब होती है तो हर तरफ हरा भरा हो जाता है, तो उसको सजे हुए सावन के महीने के नाम से कवि संबोधित कर रहा है कि हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन। यदि मैंने जीवन में कोई भी अच्छा काम किया है, पुण्य पावन यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवें को वे ना तरसे, कि हे हरे भरे सजीले सावन के महीने, यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य का काम किया है तो तुम बरसो, पांचवें को वे ना तरसे। मेरे पिता पांचवें बेटे के लिए अर्थात मेरे लिए ना तरसे, मेरे लिए आंसू ना बहाएं। मैं मजे में हूं सही है, मैं यहां पर मजे में हूं जेल में, ये सही बात है। घर नहीं हूं बस यही है कि मैं बस घर पर नहीं हूं, मैं जेल में मजे में हूं। किंतु यह बस बड़ा बस है। कवि अब अपनी बेबसी को बता रहा है कि ये जो बस है इस पर मेरा बस नहीं है, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूं, अंग्रेजों ने मुझे जेल में बंद कर रखा है और मैं बेबस हूं, घर नहीं आ सकता हूं। यही बस बहुत बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है और इसी बेबसी के कारण सब के सब विरस है, यानी सब के सब रसहीन है, कुछ भी अच्छा नहीं है। क्योंकि सावन के महीने में मैं अपने आप को एक विरही के रूप में पाता हूं जो कि एक देशभक्त है और घर को याद करते हुए आंसू बहा रहा हूं। इसी कारण सब बेकार हो गया है, विरस हो गया है, नीरस हो गया है। किंतु उनसे यह न कहना, हे हरे भरे सावन के महीने, मेरे पिता से ये मत कहना। आप देखो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, सावन के महीने से बात कर रहे हैं, संवाद कायम कर रहे हैं। तो किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। हे सावन के महीने, मेरे पिता को धैर्य देना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, मेरे पिता को बताना कि मैं लिखता हूं जेल में, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं और उन्हें बताना कि मैं जेल में पढ़ता भी हूं, काम करता हूं कि कहना, उन्हें बताना कि मैं
जेल में काम भी करता हूं, नाम करता हूं कि कहना, और उन्हें बताना हे सावन के महीने कि मैं उनका नाम करता हूं, क्योंकि जेल मैं किस लिए आया हूं, देश के लिए आया हूं, तो उनका नाम आगे मैं बढ़ा रहा हूं। चाहते हैं लोग कहना, मेरे पिता को बताना कि लोग मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, मत करो कुछ शोक कहना, हे सावन के महीने उन्हें बताना कि तुम कोई भी शोक अर्थात दुख मत करो। ये पूरी कविता हम देख रहे हैं कि खड़ी बोली हिंदी और मुक्त छंद में रचित है और बहुत सुंदर संवाद शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और जगह जगह अनुप्रास अलंकार भी आए हैं यहाँ पर। और हम देखते हैं कि ये बहुत सुंदर कविता है, सरल है, स्पष्ट है, कैसे भी पढ़े आसानी से समझ में आती है और इसकी पूरी हिंदी कोई भी आसानी से निकाल सकता है। अब हम अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं। कवि कहता है मेरे पिता को बताना है सावन के महीने कि मैं यहां पर बहुत मस्त हूं, बहुत खुश हूं, आनंद में हूं और कातने में व्यस्त हूं मैं, और चरखा चलाता हूं मैं। कातने यानी चरखा चलाता हूं। मैंने पहले ही बताया कि कवि गांधीवादी हैं, तो वे गांधी जी के आह्वान पर चरखा काटते हैं। और व्यस्त हैं यानी उसी में बिजी हैं, व्यस्त हैं। वजन 70 शेर मेरा, और कवि कह रहा है कि मेरा वजन 70 शेर है जेल में। ये एक मापने की इकाई है, वजन नापने की इकाई है शेर। और भोजन ढेर मेरा, और ढेर यानी बहुत सारा भोजन मैं जेल में करता हूं, अर्थात मैं खूब खाना खाता हूं और जिसकी वजह से मेरा वजन भी बढ़ गया है और मैं यहां बहुत खुश हूं और चरखा चलाता हूं। कूदता हूं खेलता हूं, जेल में मैं कूदता भी हूं खेलता भी हूं। दुख डटकर ठेलता हूं, और जो भी मुझे दुख आता है उसका मैं मुकाबला करता हूं। और कहना मस्त हूं मैं, हे सावन के महीने मेरे पिता को बताना कि मैं यहां मस्त हूं, आनंद में हूं। यूं न कहना अस्त हूं मैं, मेरे पिता को ये मत कह देना कि मैं यहां दुखी हूं। अस्त यानी दुखी हूं, घर की याद मुझे बहुत आती है। हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवें को वे ना तरसे। हे हरे भरे सावन के महीने, यदि मैंने जीवन में कोई भी अच्छा काम किया है तो तुम बेशक बरस लो, लेकिन मेरे पिता की आंखों में पांचवें पुत्र के लिए आंसू ना आए। यानी मेरे पिता की जगह तुम अपने आंसू बहा लो, लेकिन मेरे पिता नहीं रोने चाहिए। हाय रे ऐसा ना कहना, ये हमने जो है इसके बाद ये पंक्तियां आएंगी, लेकिन हमने गलती से इन पंक्तियों को ले लिया है, तो हम अब इसकी व्याख्या करते हैं और इसके बाद लास्ट में इसे देखेंगे। हाय रे ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना। हे हरे भरे सावन के महीने, ऐसा बिल्कुल मत बताना कि मैं घर की याद में दुखी हूं। हाय रे वैसा ना कहना, और हकीकत बिल्कुल मत बता देना। कहना देना जागता हूं, और उन्हें यह मत बताना कि मुझे घर की बहुत याद आती है और मैं जगता रहता हूं रात भर। आदमी से भागता हूं, और जेल में मैं किसी आदमी से बात नहीं करता हूं। कहना देना मौन हूं मैं, और मैं चुपचाप हो गया हूं, गुमसुम हो गया हूं जेल में। खुद न समझू कौन हूं मैं, और मैं अपने आप तक को भूल गया हूं जेल में। मुझे घर की बहुत याद आती है, ये बात मेरे पिता को बिल्कुल मत बताना कि मैं रात भर जगता हूं, आदमियों से अब बात भी नहीं करता हूं, चुपचाप हो गया हूं और अपने आप को भी भूल गया हूं। देखना कुछ बक ना देना। हे हरे भरे सावन के महीने, मेरे पिता को बिल्कुल ये सब मत बक देना। उन्हें कोई शक न देना, और उन्हें कोई शक ना हो, ये ध्यान रखना। हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, हे हरे भरे सावन के महीने, यदि मैंने कोई भी पुण्य का काम किया है तो तुम बरस लो, कि तुम जितना मर्जी उतना पानी बरसा लो, पांचवें को वे ना तरसे। लेकिन पांचवें बेटे के लिए मेरे पिता बिल्कुल तरसे नहीं। तो ये हमने देखा कि खड़ी बोली हिंदी और मुक्त छंद में रचित ये कवि की व्यथा और विरह को बताती हुई कविता है। और यहां पर हम देखते हैं कि बादलों को एक तरीके से मानवीकरण के माध्यम से कवि संबोधित कर रहा है और कहना चाहता है कि वो बादल जाकर दूत बनकर उसके पिता को उसकी व्यथा के विषय में बताएं, और जो हकीकत है वो ना बताकर बल्कि ये बताएं कि उनका बेटा उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार जेल में देश के लिए अच्छे से है और वो उसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करे। तो उम्मीद है कि ये कविता आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।